हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का लेसन नंबर 3 है वो स्टार्ट किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था। और इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या सीखा था, जैसे कि जो नर होता है उसके अंदर जो प्राथमिक या यूँ कह सकते हैं कि मुख्य जो जनन अंग होता है वो कौन होता है? वृषण। क्योंकि वृषण के अंदर बार बार बता चुकी हूँ, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण होता है प्लस उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए उसको प्राथमिक या मुख्य जननांग कह सकते हैं या जनन अंग कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर यानी कि मादा जो जनन तंत्र है उसके अंदर हमने देखा था कि मुख्य जननांग के रूप में या प्राथमिक जनन अंग के रूप में कौन होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय जो है, क्यों इसे हमने मुख्य जननांग कहा? क्योंकि यहाँ पर अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। मेनली हमें करवाना क्या है? जो मादा जनन तंत्र है हमें उसमें क्या करवाना है? युग्मकों का निर्माण करवाना है, प्लस उसके साथ में ही जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा या जो आगे युग्मनज बनेगा, भ्रूण का विकास, वो सभी के सभी उसी जनन तंत्र के अंदर होगा। ठीक है, तो युग्मक का जो निर्माण होगा, गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ होता है? जो संरचना होती है अंडाशय की वहाँ पर होता है। जैसे अपन ने कल लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने क्या क्या सीख लिया था, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से यूटेरस होता है यानी कि गर्भाशय या वूम्ब जिसे बोलते हैं हम। यहाँ से पतली पतली नलिकाएं निकलती है। ठीक है, जो पहले जो है शुरुआत में थोड़ी संकड़ी होती है, इसे हमने इस्थमस नाम दिया था। और इस्थमस के बाद में हमने देखा था कि ये आगे जाकर थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, और चौड़े भाग को क्योंकि हम एम्पुला नाम देते हैं ज़्यादातर स्थानों पर, तो यहाँ पर ये एम्पुला बना देगी। एम्पुला के बाद में यहाँ पर ये नीचे की ओर आएगी और इस संरचना को हम इनफंडिबुलम कहेंगे। इनफंडिबुलम के बाद में यहाँ पर ये झालर जैसी संरचनाएं बना देगी जिसे फिम्बरी कहेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर भी ये इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम के बाद में ये झालर जैसी संरचना बना देगी। इसे हम क्या कहेंगे आगे? इसको हम कहेंगे फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी कहेंगे। अब आगे हमने क्या देखा था? जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के नीचे कुछ यूं ऐसे संरचना मिलती है आपको। इस प्रकार से संरचना मिलती है आपको, इसे हमने सर्विक्स नाम दिया। सर्विक्स के बीच में यहाँ पर सर्वाइकल कैनाल होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाहर की ओर एक ओपनिंग होती है, एक कैनाल होती है जिसे हम वेजाइना नाम दे देते हैं। वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों ही मिलकर किसका निर्माण कर रही थी? बर्थ कैनाल का निर्माण कर रही थी। ये बर्थ कैनाल है, क्यों? क्योंकि बच्चा जो शरीर से बाहर निकलेगा, जब बेबी डेवलप हो जाएगा और वो शरीर से बाहर निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। अच्छा, इसके नाम तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं वापस बार बार नहीं लिखूंगी यहाँ पे ना, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। जैसे ये क्या है? ये यूटेरस है, गर्भाशय है, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम एंड फिम्बरी। ठीक है, अब मेन जो स्ट्रक्चर है हमारी, जिसे हम कहते हैं क्या? ये कौन सी संरचना हो गई? अंडाशय की संरचना हो गई। ये अंडाशय, और अंडाशय एक लिगामेंट द्वारा किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है, ये ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे बन गया है, समझ जाइएगा आप। और ये वाली जो पूरी संरचना है इसे हमने ओविडक्ट कहा था, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने यहाँ पर 3 लेयर के बारे में पढ़ा था। जो पहली लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो दूसरी लेयर होती है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ इस तरह से लेयर देखी थी अपन ने, वो लेयर कौन सी थी? एंडोमेट्रियम की थी। और एंडोमेट्रियम जो है आर्तव चक्र के समय में टूट जाता है और इसकी जो आकृति होती है वो बदलती जाती है। क्लियर है? अब मैंने कहा क्या, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है, ओवेरी जिसे हम कहते हैं, अंडाशय जो कि एक जोड़ी होते हैं, इनके अंदर बनते हैं अंडाणु। इनके अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। और अंडाणु जो होते हैं वो मादा युग्मक होते हैं।
तो मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, फीमेल गैमेट का निर्माण कहाँ हो रहा है? अंडाशय के अंदर हो रहा है। तो इसी वजह से अंडाशय को क्या कहा जाता है? मेन सेक्स ऑर्गन, या यूँ कह सकते हैं कि जो मुख्य जननांग है, ठीक है, मुख्य जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग कह सकते हैं हम इसे। फिर ये अंडाणु का निर्माण होता है, फिर यहाँ से ये फिमरी से कैच करती है, फिर ये जाती है कहाँ? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से फिर एम्पुला, इस तरह से ये ओविडक्ट के अंदर ये जाता है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम पे आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जो अंडाणु होता है उसके हाथ पैर तो होते नहीं है कि वो चल के चला जाएगा, तो फिर अंडाणु यहाँ से गति करके फेलोपियन ट्यूब में आता कैसे है? शुक्राणु की पूंछ होती है और शुक्राणु अपनी पूंछ के द्वारा गति करता हुआ वेजाइना, और वेजाइना से यहाँ तक आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब तक आ जाता है। तो फिर ये गति कैसे करेगा? ध्यान रखिएगा, जो अंडाणु होते हैं वो अचल प्रकार के, हमेशा ध्यान रखिएगा जो मादा युग्मक होते हैं वो अचल प्रकार के होते हैं, जबकि नर युग्मक जो होते हैं वो चल प्रकार के। चल का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, बट अंडाणु जो होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर नहीं जा पाएंगे, उनको या तो कोई ले जाएगा। अब वैसे अंडाणु कहीं जाएगा नहीं, ये है तो इसी जनन तंत्र के अंदर, तो यहाँ से इसको अगर यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएंगे? एक छोटी छोटी सी ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन सीलिया कह सकते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, यहाँ पर सीलिया होती है, और वो सीलिया क्या करती है? ऐसे गति करती है, ठीक है। तो गति की वजह से ये जो अंडाणु होता है वो यहाँ पर चलकर जा सकता है, ठीक है। तो ले जाने का काम कौन करेगा? सीलिया करेगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने इस अंडाशय की संरचना भी देखी थी। अंडाशय का जो पूरा पार्ट होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, बीच वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, और बाहर वाला जो भाग होता है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ऐसी संरचना याद कीजिए, शायद आपने 11th क्लास में, शायद नहीं क्योंकि ये तो वैसे भी आपके लेसन था, ये तो है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो किडनी होती है, किडनी का भी बाहरी जो पार्ट होता है उसे अपन कॉर्टेक्स कहते हैं, और बीच वाला जो पार्ट होता है उसे मेडुला कहते हैं। खैर ये उसका उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, लेकिन मैं नाम बता रही हूँ। कॉर्टेक्स यानी कि बाहरी वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कह दो, अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोल दो। क्लियर है? अब इसमें हमने ये जो है संरचनाएं पढ़ी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि अगर मान लीजिए कोई लेडी है एंड उस लेडी का या फीमेल का कोई भी डॉक्टर एग्जामिन करे, किसी भी वजह से उसको मान लीजिए कि इसको किसी भी संरचना का अध्ययन करना है या कुछ भी, तो अगर वो उसे देखना चाहे बाहर से, तो बाहर से कभी भी फीमेल के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ना ही यूट्रस दिखेगा, ना ही फेलोपियन ट्यूब दिखेगी, ना ही अंडाशय दिखेंगे, ना सर्विक्स दिखेगा, ना वेजाइना दिखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो शरीर के अंदर होने की वजह से ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हमने याद कीजिए कि इसमें हमने इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन के बारे में लिखा था कि जिसे हम कहते हैं बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननांग। और हमने ये कहा था कि बाह्य जननांग यानी बाहर से देखने पर जो दिख जाए वो जनन अंग, उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य जननांग या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसका मतलब क्या है कि ये वेजाइना लास्ट जहाँ पर ख़त्म होती है उसके आसपास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बाहर से दिखाई दे सकती है। सकती क्या है? दिखाई देती है, ठीक है। सभी फीमेल्स के अंदर अगर बाहर से एग्जामिन किया जाए तो बाहर से वो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननांग। बाह्य यानी बाहर, जननांग यानी जनन अंग, जो बाहर से दिखते हैं वो बाह्य जननांग। अब ऐसे कितने बाह्य जननांग हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं वो हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है। क्लियर है? तो मैं इसको एक बार रफ कर दूँ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे मैं एक बार वापस आपको एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लड़की है
जिसकी लंबी गर्दन बहुत ज़्यादा बन गई। ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है, कुछ अजीब ही बनी है बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये वाली जो मैंने बार बार बताती रहती हूँ, जैसे मैं, अच्छा पूरा मैंने कैविटी के बारे में नहीं बताया था आपको, तो ये वाली जो पूरी कैविटी होती ना, इसको हम कहते हैं सीलोमिक कैविटी, देह गुहा, ठीक है। ये सीलोमिक कैविटी जो है यहाँ पर डायफ्राम के द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। बीच में डायफ्राम होता है ना, श्वसन तंत्र का ही एक पार्ट होता है, तो डायफ्राम के द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। ऊपर वाले जो होता है उसे हम वक्ष गुहा कहते हैं, और नीचे जो है वो उदरीय गुहा, ठीक है। ऊपर वाली जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उसे वक्ष गुहा कहते हैं, पूरी सीलोमिक कैविटी है, और ये है उदरीय गुहा। उदरीय गुहा के अंदर नीचे की ओर जो है वो कौन होता है, पेल्विक कैविटी या श्रोणी क्षेत्र जिसे अपन कह सकते हैं, या श्रोणी गुहा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उदरीय गुहा में नीचे की ओर, तो अब आपने क्या देखा था, या हमने कल जो चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको पूरा रफ कर देती हूँ, और ये मान लीजिए कि ये उदरीय गुहा का नीचे वाला पार्ट है, पेल्विक कैविटी है। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका यूटेरस पड़ा है, ये इस्थमस है, ये एम्पुला है, ये जो है इनफंडिबुलम है, और यहाँ पर फिमरी हो जाएगी, यहाँ अंडाशय पड़े रहेंगे, यहाँ पर सर्विक्स होगा, और यहाँ पर वेजाइना होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेल्विक कैविटी के अंदर है, यानी कि बॉडी के अंदर है। बट अगर हम देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे अंग भी हैं जो इस पेल्विक कैविटी के बाहर की ओर यहाँ पर कहीं पर है, पेल्विक कैविटी के बाहर की ओर है, जिसे अगर देखा जाए बाहर से तो वो आराम से हमें विजिबल हो सकते हैं, दिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हमने कहा है बाह्य जन्नांग। तो आप इनमें से यानी कि वेजाइना तक, यानी कि यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब या फिर जो भी अंडाशय वगैरह हैं, उनको आप बाहर से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो बाहर से दिखाई देते हैं, क्लियर है। अब हम बार बार एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो बात कर ही रहे हैं, वो हम एक बार उनको देख लेते हैं, उनकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ध्यान से उनकी स्ट्रक्चर समझनी है, बहुत ईजी है, अभी कभी याद हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है, सबसे ऊपरी वाला पार्ट, वहाँ पर जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे क्या हो जाता है ना, वसा उत्तक जो है वो जम जाता है। त्वचा है, त्वचा के नीचे बहुत सारा फैटी टिश्यू जम गया है, बहुत सारा वसा उत्तक जम गया है। तो बहुत सारा वसा उत्तक जमने की वजह से या फैटी टिश्यू जमने की वजह से जो यहाँ की ऊपर वाली जो संरचना होती है वो थोड़ी उभर कर आ जाती है, ठीक है, थोड़ी उभर कर आ जाती है। प्लस उसके साथ साथ ही वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, हेयर ही होते हैं वो, यानी कि बाल उगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बाल ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी हेयर होते हैं। तो यहाँ पर मैं हेयर बना लेती हूँ, यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जगह है, इसके नीचे तो बहुत सारा क्या भरा पड़ा है, वसी उत्तक भरा पड़ा है, तो इसी वजह से ये उभर के आ गया है। प्लस यहाँ पर हेयर प्रेजेंट है, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, या हिंदी में इसे बोले तो क्या कहते हैं, जगन क्षेत्र, जगन क्षेत्र, मॉन्स प्यूबिस या जगन क्षेत्र, क्लियर है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गई, ये मॉन्स प्यूबिस हो गया, सबसे ऊपर की ओर है, जिसके नीचे त्वचा के नीचे बहुत सारा फैटी टिश्यू है, और ऊपर क्या है, बाल है, हेयर है, तो इसे हम मॉन्स प्यूबिस कहेंगे या जगन क्षेत्र कहेंगे। अब मॉन्स प्यूबिस के नीचे ही जो त्वचा होती है हमारी, जो स्किन होती है नॉर्मली, वो स्किन के दो फोल्ड बन जाते हैं, स्किन के क्या हो जाते हैं, दो फोल्ड बन जाते हैं, और उनके ऊपर भी क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं।
स्किन के ही 2 फोल्ड बन जाते हैं, उनके ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं एक बार बना लेती हूँ। ये इस तरह से, ठीक है, ये 2 फोल्ड है और ये किसके फोल्ड है, स्किन के ही फोल्ड है। और इनके नीचे भी थोड़ा बहुत जो है वो वसीयत तक भरा रहता है, तो ये भी उभरी हुई संरचना होती है। और अभी भी मैंने बताया कि यहाँ पर भी क्या होगा, हेयर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, हेयर होंगे। तो इन संरचना को, ये जो दोनों संरचना है 2 है ये, तो देखिए इनको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। एक को बोलते हैं लेबिया मेजस, क्या बोलते हैं, लेबिया मेजस, बट यहाँ पर 2 है इसलिए इन दोनों को ही क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। तो ये भी इसके साथ आ गया, लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब लेबिया का मतलब होता है लिप्स एंड मेजोरा का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़े बड़े लिप्स जैसी संरचना, तो इसे हम क्या कह देंगे, लेबिया मेजोरा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे क्या कहेंगे इसे, वृहद भगोष्ठ, क्या कहेंगे, वृहद भगोष्ठ। क्लियर है, वृहद भगोष्ठ क्या है, एक मिनट मुझे यहाँ से क्लियर करने दीजिए। आप समझ गए होंगे वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर भी आएगी, तो आप समझ गए होंगे ना कि दोनों को ही मिलाकर क्या बोल रहे हैं, लेबिया मेजोरा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, वृहद भगोष्ठ कहेंगे या लेबिया मेजोरा, लेबिया यानी लिप्स और मेजोरा यानी बड़े बड़े। अब यहाँ पर अगर मेजोरा वर्ड आया है, बड़े हैं, इसका मतलब इनसे छोटे भी कुछ ना कुछ होंगे, यहाँ पर छोटी संरचना भी होगी। तो ध्यान रखना कि अंदर, इसके अंदर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट से टिश्यू की बनी हुई फिर से 2 फोल्डिंग पाई जाती है, यहाँ पर ऐसे बहुत सॉफ्ट टिश्यू की बनी 2 फोल्डिंग पाई जाती है। बहुत सॉफ्ट होती है ये फोल्डिंग, एंड इनके ऊपर कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होता। तो हेयर कहाँ कहाँ है, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर है एंड लेबिया मेजोरा के ऊपर है। तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू की जो फोल्डिंग है, इन सॉफ्ट टिश्यू की फोल्डिंग को क्या कहते हैं, होती कहाँ है, ये लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर होती है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। यानी हिंदी में अगर इसे बोले तो क्या कहेंगे, लघु भगोष्ठ, क्या कह देंगे, लघु भगोष्ठ, जिस पर कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू की फोल्डिंग होती है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि लेबिया जो माइनोरा है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लेबिया यानी कि लिप्स और माइनोरा यानी कि छोटे छोटे लिप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर की ओर है ना, ये जो अंदर की ओर कुछ खाली जगह जो दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोल देंगे, वेस्टिब्यूल कह देंगे। वेस्टिब्यूल के अंदर आपको कुछ ओपनिंग्स दिखाई देगी। कैसे, वेस्टिब्यूल में नीचे की ओर, यानी कि जो ये पोस्टीरियर एंड जो है इसका, जो लेबिया माइनोरा है उसका जो पोस्टीरियर एंड है, नीचे की ओर जो एंड है, यहाँ पर आपको एक ओपनिंग दिखाई देती है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं योनि द्वार, या फिर इसे हम वेजाइनल ओपनिंग कहेंगे। तो लिख दूँ यहाँ पर मैं, क्या कह देंगे, वेजाइनल ओपनिंग या योनि द्वार। जो वेजाइना होती है वो बाहर की ओर एक ओपनिंग के द्वारा खुलती है, इसे हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग या योनि द्वार कहते हैं। क्लियर है। अब देखना, योनि द्वार के ऊपर की ओर, यानी कि ये तो पोस्टीरियर एंड की तरफ हो गया, ये एंटीरियर एंड है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर एक और छिद्र होता है, एक और ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की, यानी कि मूत्र द्वार की, या मूत्र द्वार भी इसे कहते हैं।
मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग का जो लास्ट पॉइंट होता है उसे हम मूत्र द्वार कहते हैं, जहाँ से यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो जिस ओपनिंग के द्वारा यूरिन को बाहर निकाला जाता है उसे यूरिथ्रल ओपनिंग कह दे या मूत्र द्वार कह दे। ठीक है, तो ये वाली जो ओपनिंग है इसे हम क्या कहेंगे, मूत्र द्वार या यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, हमने याद कीजिए कि हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने जो पेनिस की संरचना देखी थी, ये पेनिस है, जैसे मान लीजिए ये पेनिस है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी, और इसके अंदर यूरिथ्रा आती है और यूरिथ्रा की यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो पेनिस होता है उसके अंदर यहीं से कौन आएगा, स्पर्म भी यहीं से निकलेंगे, प्लस यूरिन भी यहीं से निकलेगा, यूरिन भी यहीं से, यानी कि इसी एक ही ओपनिंग के द्वारा यूरिन भी बाहर निकलता है एंड स्पर्म भी बाहर निकलते हैं। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल के अंदर यूरिन को बाहर निकालने के लिए अलग ओपनिंग है, अलग छिद्र है, और जो रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग है वो अलग है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर ये ओपनिंग है, इसका मतलब क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि स्पर्म जो एंटर करेंगे, स्पर्म जो शरीर के अंदर जाएंगे, शरीर का मतलब है मेरा है गर्भाशय, तो गर्भाशय के अंदर जो स्पर्म जाएंगे वो भी यहीं से जाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद में जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक बेबी का जन्म होता है, तो बेबी जो शरीर से बाहर आएगा उस बेबी को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी यही ओपनिंग है। ठीक है, इसके अलावा जब आर्तव चक्र आता है लड़कियों के अंदर, फीमेल के अंदर, तब आर्तव चक्र के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग के टाइम पे जो ब्लड आएगा वो ब्लड भी यहीं से होकर बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये जो छिद्र है जो कि अपन ने कहा है कि ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, इसका सिर्फ एक ही काम है, ये यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर है, यानी कि यूरिन के लिए और रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग है दोनों अलग अलग हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है यहाँ पर ऊपर की ओर एक छोटा सा, यूँ कह सकते हैं, एक टिश्यू होता है जो इसको थोड़ा सा पार्शियली कवर करके रखता है, वेजाइना को कवर करके रखता है, एक टिश्यू होता है। ठीक है, इस टिश्यू को हम नाम देते हैं हाइमन। क्या नाम दे देते हैं, हाइमन। हाइमन हिंदी में इसे कहते हैं योनि छद, हाइमन या योनि छद। क्या होता है, एक टिश्यू होता है, एक कवरिंग होती है, टिश्यू की एक कवरिंग होती है जो कि इस वेजाइना को पार्शियली ढक देती है, थोड़ा सा ढक देती है। ठीक है, ये हाइमन जो होता है ना, वो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर, अब मैं बाहर के कंट्री की बात नहीं करूँगी, बट इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी लड़की के अंदर, जो कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये जो वर्ड मैं बोलने जा रही हूँ वो सही है, बट ऐसा माना जाता है कि किसी भी गर्ल्स के अंदर, एक जो भी कोई भी लड़की है उसके अंदर अगर फीमेल के अंदर ये हाइमन प्रेजेंट है तो वो लड़की वर्जिन है। हाइमन अगर प्रेजेंट है तो वो लड़की क्या है, वर्जिन है, कुंवारी है, यानी कि उस लड़की के और किसी भी अन्य पुरुष के बीच में कोई संबंध आज दिन तक नहीं बना है। बट ये चीज़ मैं बिल्कुल गलत कहूँगी, साइंस भी इसे गलत मानता है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है या फर्स्ट संभोग की क्रिया, पहली बार जब संभोग की क्रिया होती है तो कहा जाता है कि ये हाइमन जो है वो फट जाता है, और फट जाने की वजह से जो है वो ब्लीडिंग होने लग जाती है, यहाँ से ब्लड जो होता है वो बाहर की ओर आने लग जाता है। ठीक है ना, बट ये गलत है, क्योंकि ये हाइमन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के समय या संभोग की क्रिया के समय ही फटे, ये किसी और कारण की वजह से भी फट सकता है। जैसे कि एक लड़की है, बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करती है, जिम्नास्टिक करती है, ठीक है, या हॉर्स राइडिंग करती है, तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं अगर मान लो वो शुरुआत से कर रही है तो उनकी वजह से भी ये हाइमन झिल्ली फट सकती है। ठीक है, तो हाइमन झिल्ली के होने या नहीं होने से किसी भी लड़की को वर्जिन घोषित नहीं किया जा सकता है, ये वर्जिनिटी उसकी चेक नहीं की जा सकती है कि ये वर्जिन है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक आपने अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पर एक शब्द सुना होगा आपने, टेम्पोन। टेम्पोन
यानी वहाँ पर लिखा था कि टेम्पोन के एंटर होने की वजह से भी ये हाइमन झिल्ली फट सकती है। अब टेम्पोन क्या होता है, जैसे जो गर्ल्स होती है, फीमेल्स जो होती है, फीमेल्स के अंदर जब आर्तव चक्र आता है तो उस टाइम ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग को सोक करने के लिए जो सुख उसको हम यूँ कह सकते हैं कि ब्लीडिंग के लिए वहाँ पर लड़कियाँ जो है यूज़ क्या करती है, पैड यूज़ करती है। ठीक है, तो पैड यूज़ करती है, लेकिन बाहरी अगर हम फॉरेनर कंट्रीज़ में देखें तो क्या होता है कि वहाँ पर जो गर्ल्स होती है, फीमेल्स जो होती है, वो एक ऐसी संरचना बनी होती है, कॉटन की ही एक ऐसी संरचना बनी होती है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक ऐसी संरचना होती है कॉटन की ही, उसको यूज़ में करती है, उसको यूज़ में लेती है, और ये इसे हम कहते हैं टेम्पोन। ये होता क्या है, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वेजाइना है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, तो इसको क्या करती है कि वो अपने वेजाइना के अंदर एंटर करवाती है, जिससे कि जो ब्लड आता है वो यहीं से ये क्या कर देता है, उसे सोख लेती है, और यहाँ पर इसको धागे जैसी संरचना होती है जिसके पकड़कर वापस बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस टेम्पोन की वजह से भी ये हाइमन झिल्ली जो है वो फट सकती है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर की ओर, अगर हम ऊपर की ओर चले तो यहाँ पर जो है एक टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का बना एक संरचना होती है, इसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू की बनी एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। एंड ये क्लाइटोरिस जो है ना, वो भी यहाँ से ऊपर से जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा से यहाँ से ढकी होती है, ऊपर से लेबिया माइनोरा से क्या होती है, ढकी होती है। जैसे कि पेनिस के अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ना, बंडल होते हैं ना, इसके अंदर भी ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू का बना एक संरचना है जिसे हम क्या कह देंगे, क्लाइटोरिस कह देंगे। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, इस ओपनिंग को हम क्या कह देते हैं, एनस कह देते हैं। क्या कह देंगे? एनस या गुदा कह देंगे, एनस या गुदा कह देंगे। बट आपको पता है कि एनस जो है वो किसका पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। बिकॉज एनस क्या काम करता है, जब अपचित भोजन जो होता है जिसका पाचन नहीं हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको शरीर से अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए जो छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनस या गुदा कहते हैं। बट ये इसके नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है। क्लियर है? ये संरचना आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें क्या क्या संरचनाएं हैं, बहुत इजी से है, कुछ ऐसा खास बहुत बड़ा भयानक नाम नहीं है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। मेरे साथ एक बार रिवाइज करना है आपको, क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए, सबसे ऊपर की ओर जो यहाँ पर संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, त्वचा के नीचे बहुत सारा वसीय ऊतक जमा होने की वजह से ये थोड़ी उभर कर आ जाती है। प्लस यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, मॉन्स प्यूबिस या जघन क्षेत्र कह देंगे। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे की ओर त्वचा की ही बनी दो फोल्डिंग होती है, जिसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, लेबिया मेजोरा या बृहद भगोष्ठ। लेबिया यानी लिप्स एंड मेजोरा यानी कि बड़ा। इन फोल्डिंग्स के अंदर की ओर यहाँ पर जो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी फोल्डिंग होती है, बट वहाँ पर अच्छा बृहद भगोष्ठ पर तो क्या है, हेयर प्रेजेंट है, बट ये जो अंदर की ओर जो फोल्डिंग है जो रेड कलर में मैंने बना रखी है, इनको हम कहेंगे लेबिया माइनोरा, और इनके ऊपर कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है? फिर हमने देखा था कि इसकी जो अंदर वाली जो संरचना, अंदर वाली जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इस दोनों फोल्डिंग के अंदर वाली जो जगह दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। एंड वेस्टिब्यूल के अंदर यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स होती है। सबसे नीचे की ओर जो है वो वेजाइनल ओपनिंग होती है, एंड इसके ऊपर जो है यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, यानी जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। मूत्र द्वार के ऊपर भी जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं ना, ये कौन, लेबिया माइनोरा, दोनों ऊपर की ओर जहाँ मिलते हैं वहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू की बनी एक संरचना होती है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अपन ने क्या देखा है कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइना के अंदर एक टिश्यू की एक कवरिंग होती है जिसे हमने हाइमन कहा है। और हाइमन जो है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के समय फट भी सकती है, और अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के समय ही फटे, वो पहले भी फट सकती है। ठीक है, ये संरचना किसकी होती है, हाइमन की।
एंड हाइमन वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके नीचे की ओर एक ओपनिंग होती है जिसे अपन एनस कहते हैं। एनस जो है वो किसका पार्ट नहीं है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एंड यहाँ से जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? इसमें अगर वो कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी हो कमेंट करें, कमेंट में मैं आंसर करूँगी इसका, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। चलिए, चलिए कंप्लीट है। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझना है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर होता क्या क्या है, ये जैसे ब्रेस्ट की अगर हम संरचना देखें तो इनमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो एक टिश्यू की वजह से होता है। यहाँ पर बहुत सारा टिश्यू भरा पड़ा रहता है, यहाँ पर ऊपर की ओर ऐसे बहुत सारा टिश्यू होता है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारा टिश्यू होता है, और इसी की वजह से जो है ब्रेस्ट की साइज होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज उत्तक भी आप कह सकते हैं, हिंदी में क्या कह देंगे, एडिपोज उत्तक, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो बीच में उत्तक होते हैं, यहाँ पर कुछ पालियाँ होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको लोब्स मिलेगी, उत्तक की बनी कुछ लोब्स मिलेगी, पालियाँ मिलेगी। इन लोब्स को हम नाम क्या दे देते हैं, मेमोरी लोब्स। यानी कि दुग्ध पालियाँ कह सकते हैं आप इसे। संख्या कितनी होती है, तो याद रखनी है एक ब्रेस्ट में संख्या कितनी होती है, 15 से 20 संख्या होती है, ठीक है। मेमोरी लोब्स या दुग्ध पालियाँ कह सकते हो आप इसे, और इसकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 एक ब्रेस्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी 3 ही बनाई है, ठीक है। अब होता क्या है, इनका काम क्या है, जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनका काम क्या है, मिल्क बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, कुछ संरचनाएं होंगी। यहाँ पर बीच बीच में अगर हम देखें, यहाँ पर जो अंगूर होता है ना, अंगूर के जैसी यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसे इस तरह से। यहाँ पर भी होगी ऐसे 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 बहुत सारी स्ट्रक्चर होगी। ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर होगी। इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं इनको, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या कुपिकाएं कहते हैं इसको, ठीक है। आप हिंदी में क्या कह सकते हो इसे, कुपिका, एल्वियोलाई या कुपिका। एंड ये एल्वियोलाई किस टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। और ये काम क्या करती है, तो ये मिल्क बनाने का काम करती है। किसका काम करेगी ये, मिल्क बनाने का। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर भी एक ऐसे बना दूँ इस तरह से, तो ये मिल्क बनाने का काम करेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो मिल्क बनाएगी वो किस हार्मोन की वजह से मिल्क बनाएगी, मिल्क कौन से हार्मोन की वजह से बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन से हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो यहाँ पर मिल्क बनवाता है। जब ये जो संरचना है ये मिल्क बना देगी, तो इस मिल्क को स्टोर कहाँ पर किया जाएगा, इनके बीच में जो खाली स्पेस है, ये जो आपको एल्वियोलाई दिख रही है, इसके बीच में जो ये खाली स्पेस है, यहाँ पर मिल्क स्टोर किया जाएगा। इस जगह को क्या कहते हैं, इसे हम कह देंगे ल्यूमेन। क्या कह देंगे, ल्यूमेन,
ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, खाली जगह होती है इसे हम ल्यूमेन कहते हैं, कोई भी खाली स्पेस है उसे हम ल्यूमेन कह देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई नलिका है, ये नलिका है, इसके बीच का जो ये खाली स्पेस है इसे हम नाम देते हैं ल्यूमेन। तो यहाँ पर जो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई के बीच में जो ल्यूमेन है, ठीक है, इसके अंदर कौन इकट्ठा हो जाएगा? मिल्क इकट्ठा हो जाएगा, दूध इकट्ठा हो जाएगा। अभी दूध बाहर निकल, ऐसा नहीं कि मिल्क कभी भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए भी एक हार्मोन आता है। तो यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर मिल्क इकट्ठा हो गया। तो मान लीजिए कि ये मैं लिख लेती हूँ इसको, जैसे कि ये है मिल्क। क्लियर है? किसने बनाया? एल्वियोलाई ने बनाया। अब देखिए एल्वियोलाई से ही फिर से यहाँ पर क्या निकलेगी? अच्छा, ये मिल्क है, ब्लैक रंग का बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये क्या हो गया। यहाँ से पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, जैसे कि यहाँ से ये पतली पतली नलिकाएं निकलेगी, यहाँ से पतली पतली नलिकाएं निकलेगी। इन नलिकाओं को हम क्या कह देंगे? मेमरी ट्यूब्यूल्स। इन नलिकाओं को हम क्या कह देंगे? मेमरी ट्यूब्यूल्स, दुग्ध नलिकाएं। क्या कह देंगे? दुग्ध नलिकाएं। और ये जो सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स है वो इकट्ठा होके, जैसे बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स है, वो इकट्ठा होके एक मोटी सी नलिका बनाएंगी। जैसे यहाँ से निकल रही है, मान लीजिए ये निकल रही है, ठीक है, और ये भी निकल रही है, तो ये एक मोटी सी नलिका बनाएगी। बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स जो है वो निकल कर क्या बनाएगी? एक बड़ी सी नलिका बनाएगी, एक बड़ी सी वाहिनी बनाएगी। ठीक है, इनको हम क्या कह देते हैं? मेमरी डक्ट, दुग्ध वाहिनी। मेमरी डक्ट। देखो पतली जो नलिकाएं हैं जो कहाँ से निकल रही है? एल्वियोलाई से निकल रही है, उन्हें हमने मेमरी ट्यूब्यूल्स कहा है, क्योंकि ट्यूब्यूल यानी कि बहुत पतली पतली होती है, एंड डक्ट यानी कि बड़ी नलिका। थोड़ी सी ये जो वाहिनी होगी ये थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारी नलिकाएं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से भी निकल रही है, तो ये बहुत सारी जब ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ेगी तो एक बड़ी सी वाहिनी बनाएगी, और इसे ही हम क्या कह देते हैं? मेमरी डक्ट कह देते हैं। क्लियर है? अब ध्यान क्या रखना है कि बहुत सारी मेमरी डक्ट जो है वो आगे जाकर क्या बनाएगी? एक ऐसे चौड़ा चौड़ा भाग बनाएगी, यानी फुला हुआ भाग बनाएगी। यूँ यहाँ से मान लीजिए और आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे फुला हुआ भाग बनाएगी, ऐसे चौड़ा चौड़ा भाग बनाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो फुला हुआ या चौड़ा हुआ भाग होता है इसे हम कहते हैं एम्पुला। एम्पुला, एम्पुला याद कीजिए किसमें पढ़ा था हमने लास्ट टाइम पे? ओविडक्ट के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर भी एम्पुला है, बट ये कौन सा एम्पुला है? मेमरी एम्पुला, या एम्पुला ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी सी ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगी, एक खाली खाली सी स्ट्रक्चर बना लेगी, इसे अपन क्या कह देंगे? एम्पुला। ठीक है, अब देखिए एम्पुला जो है आगे जाकर फिर से कुछ नलिकाओं में खुलेगा, यहाँ से आगे जाकर फिर से कुछ नलिकाओं में खुलेगा, और ये नलिकाएं जो है यहाँ पर क्या होगा? निप्पल होगा। आप पता है यहाँ पर क्या होगा? निप्पल होगा। ठीक है, तो ये एम्पुला ये जो नलिकाएं हैं ये यहाँ पर जाकर एम्पुल इसमें खुलेगी, निप्पल के अंदर खुलेगी, और इन नलिकाओं को जो कि मैंने रेड कलर में बना रखी है, इनको हम क्या कह देंगे? इनको हम क्या कह देंगे? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस नलिका या लैक्टिफेरस वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट। एम्पुला के बाद में जो ये नलिकाएं निकल रही है इसे हमने नाम क्या दिया? लैक्टिफेरस डक्ट। एंड लैक्टिफेरस डक्ट की वजह से ही जो मिल्क होगा वो बाहर की ओर आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि मिल्क बनाया किसने है? कौन से हार्मोन ने? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। किधर लिखा अपन ने? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। कौन से हार्मोन ने? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। लेकिन इस मिल्क को बाहर यानी कि इंजेक्शन कौन करवाएगा? यहाँ से ब्रेस्ट से बाहर निकालने में कौन सहायता करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, और नाम क्या है इसका, लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। जब बच्चा रोता है, ठीक है, देखो पहले से ही यहाँ पर तो क्या है कि एनी टाइम जो है मिल्क बनता रहेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा और मिल्क बनता रहेगा, बट वो मिल्क स्टोर कहाँ हो जाएगा, एल्वियोलाई की ल्यूमेन के अंदर स्टोर हो जाएगा। बट एवरी टाइम तो ऐसा नहीं है ना कि मिल्क जो है वो ब्रेस्ट से बाहर निकले, लेकिन जब बच्चा रोता है या बच्चा जो है वो मम्मा की ब्रेस्ट को छूता है, ठीक है, यहाँ से वो दूध पीने की जब कोशिश करता है तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर, एंड एल्वियोलाई को क्या करता है, प्रेस करता है, और प्रेस करने की वजह से जो यहाँ पर जो इकट्ठा ल्यूमेन के अंदर जो इकट्ठा हुआ दुग्ध है या मिल्क जो है, वो मिल्क सबसे पहले कौन सी नलिका के अंदर या कौन सी ट्यूब्यूल के अंदर आएगा, जिसे हम कहेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल कहेंगे। मेमोरी ट्यूब्यूल जो है आगे जाकर बड़ी बड़ी नलिकाएं बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हैं। तो ये मेमोरी डक्ट के अंदर आएगा, और फिर मेमोरी डक्ट जो है आगे जाकर इसके अंदर ये बड़ी बड़ी सी एक संरचना बना देती है, फुली सी, इसे हम एम्पुला कहते हैं। तो ये एम्पुला के अंदर आएगा। फिर ये एम्पुला के बाद में बहुत सारे एम्पुला जुड़कर आपस में फिर से नलिकाएं बनाते हैं, जिसे हम लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। तो ये फिर बाद में कहाँ आ जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर आ जाएगा। और लेक्टिफेरस डक्ट से के बाद में निप्पल से होता हुआ जो मिल्क है, वो मिल्क कहाँ आ जाएगा, ब्रेस्ट से बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से किसकी स्ट्रक्चर है, मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है। इसमें किसी को समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप कमेंट करें, बार बार बोलती हूँ कमेंट करें आप, लेकिन जो लाइव चैट है उसमें भी कर सकते हैं, और बाद में आप जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है आपको यहाँ तक। एक बार वापस समझ लेते हैं, जो ब्रेस्ट की जो साइज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, एडिपोज टिश्यू की वजह से। बहुत सारा एडिपोज टिश्यू जमा होता है, उसके अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स को हमने नाम क्या दिया है, मेमोरी लोब्स, ठीक है। और मेमोरी लोब्स जो है वो कितनी होती है एक ब्रेस्ट के अंदर, 15 से 20 संख्या याद रखनी है, 15 से 20, ठीक है। इन मेमोरी लोब्स के अंदर यहाँ पर अंगूर जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको, जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू ही किसी भी पदार्थ को स्रावित कर सकता है, ना कनेक्टिव टिश्यू करेगा, ना ही कोई और टिश्यू करेगा, न्यूरॉन टिश्यू वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, न्यूरल टिश्यू वगैरह। बट एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है या एक्सक्रीशन करवाता है। तो यहाँ पर ये मिल्क जो बनाएगी ना, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको रेड कलर की, जिसे हमने एल्वियोलाई कहा है, वो एल्वियोलाई किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। जब यहाँ पर ये मिल्क बना देगी, किस हार्मोन की प्रेजेंट के अंदर, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से जब ये मिल्क बना देगी, तो ये मिल्क कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इसकी ल्यूमेन के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ल्यूमेन क्या है, तो ये जो एल्वियोलाई है इसके बीच का जो गैप है या बीच का जो स्थान है उसे हम ल्यूमेन कह देते हैं। यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा, बट ये कब बाहर निकलेगा, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, इसको प्रेस करने का काम करेगा एल्वियोलाई को, तब ये जो मिल्क है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, यहाँ से पतली पतली सी नलिकाएं निकलती है, जिसे हमने क्या कहा, मेमोरी ट्यूब्यूल कहा, या फिर इसको दुग्ध नलिकाएं भी कह सकते हैं। ये मेमोरी ट्यूब्यूल है, आगे जाकर जुड़कर बड़ी बड़ी सी वाहिनियाँ बना देती है, जिसे हमने दुग्ध वाहिनी या मेमोरी डक्ट कहा है। मेमोरी डक्ट जो है वापस एक फुली हुई संरचना बना देती है ऐसे, इसको हमने एम्पुला कहा है, कोई भी फुला हुआ भाग एम्पुला और कोई भी सकरा भाग इस्थमस कहलाता है, ठीक है। फिर ये आगे जाकर जो मैंने रेड कलर की जो संरचनाएं बनाई है, नलिकाएं बनाई हैं, ये एम्पुला उसमें खुल जाता है। इन नलिकाओं को हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट या लेक्टिफेरस नलिका भी कह सकते हो आप, वाहिनी भी कह सकते हैं। और यहाँ से होता हुआ, निप्पल से होता हुआ ये फिर जो है ये बाहर की ओर दूध जो है वो आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज की हमारी क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा है, एंड इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ये बाह्य जननांग होते हैं जो बाहर से दिखाई दे सकते हैं आसानी से, इजीली से। एंड इसके बाद में हमने पढ़ा मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी। अगर बाई चांस समझ में नहीं आई है तो आप फिर से इस वीडियोज़ को देखिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए।
एंड अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे उन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई भी फालतू के मैसेज ना करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज तो ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फालतू के कमेंट कोई नहीं करेगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कंटिन्यू आपकी क्लासें आ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम मिल रहा है हम क्लासें ले रहे हैं। केमिस्ट्री की आपकी क्लास चल ही रही है, रेगुलर रोज़ क्लास आ ही रही है। ठीक है, बायोलॉजी की भी मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन के अंदर 1-2 दिन में आपकी क्लास आ ही जाए। ठीक है, और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासें हो जाए ताकि आपके सारा जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो सके। तो आप जुड़े रहिए चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन क्लासों को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई के अंदर। हमारी वजह से अगर बच्चों को कोई फ़ायदा हो रहा है तो हम ज़रूर उसका फ़ायदा हम देंगे बच्चों को, चाहे कैसे भी करके टाइम निकाल कर हम क्लासें लेंगे, बट लेंगे। ठीक है, तो आपका जब पॉजिटिव रिएक्शन आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चों को क्लासें पसंद आ रही है। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्लासों के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी ये क्लासेस शेयर कीजिए ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि हम घर पे बैठकर कुछ पढ़ाई कर ली जाए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।